अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था टाइप्स ऑफ पेन को, जिसके अंदर हमने मसल डेफिशिएंसी तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पेन को, ट्रिगर पॉइंट्स को। ट्रिगर पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये पल्पेशन करने से फील होते हैं। ठीक है, ये ट्रिगर पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं? हाइपर इरिटेबल स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, जो पल्पेशन से फील होती हैं। ठीक है, टॉर्ड बैंड ऑफ स्केलेटल मसल्स होंगे। ठीक है, एक बैंड नुमा जो है ना, वो हमें फील होगा जब हम पल्पेट करेंगे। ठीक है, पल्पेशन करने से ये जो स्पॉट्स होंगे ये टेंडर फील होंगे। ठीक है, इसकी क्या काज होगी? पेशेंट अपनी हिस्ट्री के अंदर बताएगा ज़रूर, कोई ना कोई उसकी हिस्ट्री के अंदर ये काज होगी कि इमोबिलाइजेशन हुई होगी। इमोबिलाइजेशन किसी वजह से भी हो सकती है। ठीक है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फ्रैक्चर्स के बाद इमोबिलाइजेशन के पीरियड के अंदर ये ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड स्टैटिक पोस्चर्स हों। ठीक है, ठीक है, प्रोलॉन्ग फॉल्टी पोस्चर्स के अंदर पेशेंट रहता हो, तो उसके रिजल्ट में भी क्या होते हैं कि ये ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स में जो चीज़ याद रखने वाली है वो है जंप साइन। जंप साइन, अब जंप साइन क्या होता है कि इसकी जो एटीट्यूड होता है ना पेशेंट का, जब पल्पेट करते हैं ट्रिगर पॉइंट से, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है जंप साइन। ठीक है, जब फिजिकल थेरेपिस्ट उस पर पेट करेगा ट्रिगर पॉइंट को, तो पेशेंट क्या करेगा? फिजिकली विदड्रॉ करेगा अपने बॉडी को उस पॉइंट से। ठीक है, और उसको सडनली क्या होगी? पेन होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा? फिजिकली विदड्रॉ कर लेगा अपनी बॉडी को फिजियोथेरेपिस्ट के हैंड से। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फिजिकल थेरेपिस्ट प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, ड्यू टू पेन। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट में ये जंप साइन है, और जंप साइन किसकी वजह से है? ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं एंड लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इनका कैसे पता चलेगा कि एक्टिव है या फिर लेटेंट है ट्रिगर पॉइंट्स? तो अगर तो एक्टिव होंगे ट्रिगर पॉइंट्स, तो उनके अंदर जो पेन आ रही होगी वो लोकली होगी उसी रीजन में। ठीक है, या फिर पेन रेफर्ड हो सकती है उस रीजन से अनदर साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एक्टिव का कहाँ से हमें आइडिया होगा कि उस पेशेंट को ये भी कंप्लेन होगी कि उसे रेस्ट में भी इस स्पॉट पे पेन होती है, तो वो एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो खुद ब खुद पेन इनके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, जब फिजियोथेरेपिस्ट डीपली प्रेशर अप्लाई करेगा इन ट्रिगर पॉइंट्स पे, तो तब पेशेंट को पेन आएगी। ठीक है, और जो लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स की पेन होती है वो रेफर्ड होती है। ठीक है, लोकली नहीं होती, वो हमेशा रेफर्ड पेन होगी। ठीक है, जब फिजिकल थेरेपिस्ट डीपली प्रेशर अप्लाई करेगा तब पेन आएगी, और दूसरा कि वो जो पेन होगी वो रेफर्ड होगी। तो इनसे आइडिया होता है कि ये लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स है। ठीक है, तो ट्रिगर पॉइंट्स के अंदर यही चीजें याद रखने वाली थी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ज्वाइंट पेन। ठीक है, ज्वाइंट पेन की बहुत सारी काजेज हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अंदर रखनी भी जो याद बातें हैं वो आपने इसकी काजेज रखनी है कि एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से ज्वाइंट पेन हो सकती है।
ठीक है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स की वजह से पेन हो सकती है जॉइंट के अंदर। मोस्टली कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? स्टैटिन्स। कोलेस्ट्रोल जो ब्लड में होता है उसके लेवल्स को लो रखते हैं, तो इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें से जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो जॉइंट पेन है। उसके बाद आ जाती हैं कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से जॉइंट पेन हो सकती है, जैसे कि HIV। ठीक है। उसके बाद जो इसकी काजेज आ सकती हैं वो आ सकती हैं इन्फ्लेमेटरी के अंदर आ जाती हैं, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस हो सकती है। ठीक है। रूमाटाइड आर्थराइटिस, ल्यूकीमियास, ब्लड कैंसर जो होते हैं उसके रिजल्ट में जॉइंट पेन हो सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया, ठीक है, इसमें भी जॉइंट पेन होती है। कोई भी क्रोनिकली लीवर की डिजीज हो सकती है। ठीक है। या फिर लाइम डिजीज की वजह से भी जॉइंट पेन हो सकती है। ठीक है। तो ये कुछ काजेज थी जो याद रख लेनी है आपने कि जॉइंट पेन की क्या क्या काजेज हो सकती हैं। ठीक है, फॉर दी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रग इंड्यूस्ड। ड्रग इंड्यूस्ड। ठीक है, नाम से ही जाहिर है कि पेशेंट ड्रग ले रहा होगा और उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसे पेन आएगी। ठीक है। अब मोस्टली जब वो हिस्ट्री बता रहा होगा ना तो वो बताएगा कि उसे 6 वीक्स हुए हैं ये जो भी वो ड्रग ले रहा होगा, तो एटलीस्ट उसको 6 वीक्स हुए होंगे ड्रग लेते हुए। ठीक है। तो 6 वीक्स के बाद जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड। ठीक है, वो मोस्टली 6 वीक्स के बाद आते हैं। तो 6 वीक्स के बाद जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो मोस्टली बताएगा कि वो ये ड्रग्स ले रहा है। ठीक है। तो वो पता चल जाएगा कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ड्रग इंड्यूस साइड इफेक्ट्स हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? मोस्टली जब पेशेंट कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं। ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि 6 वीक्स के बाद उन्हें साइड इफेक्ट्स आते हैं। क्या होते हैं? जॉइंट पेन होगी। ठीक है, जिसको मोस्टली सीरम सिकनेस भी कहते हैं। ठीक है। तो कीमोथेरेपी के रिजल्ट में आ सकते हैं, लो एस्ट्रोजन लेवल के रिजल्ट में आ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो जॉइंट पेन है ना ये उसको इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक्यूट कंडीशन के अंदर होगा। एक्यूट कैसे होती है कि 6 वीक्स के बाद जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो वो बताएगा कि उसे ये ड्रग लेते हुए 6 वीक्स हो गए हैं। ठीक है। तो 6 वीक्स के अंदर अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक रिएक्शन आता है बॉडी की तरफ से। उसमें क्या होता है कि जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं मोस्ट कॉमनली सीरम सिकनेस। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होती है? ड्रग इंड्यूस की वजह से होती है। और जो डिलेड लेट रिएक्शन आता है ना जिसको हम क्रोनिक रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि वो हमेशा नॉन इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक रिएक्शन होगा। उसमें पेशेंट बताएगा कि उसे काफ़ी मंथ हो गए हैं ये वाला ड्रग लेते हुए। ठीक है। तो उसके रिजल्ट में नॉन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, बॉडी फटीग हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये नॉन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे। ठीक है। जो इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक रिएक्शन होगा वो क्या होगा? जॉइंट पेन होगी। ठीक है। तो ये एक्यूट के अंदर होगा और लेट के अंदर क्या होगा? नॉन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के अंदर फीवर, फटीग और स्किन रैशेज होंगे। ठीक है। पेशेंट, ठीक है, टिपिकली बताएगा कि उसे 6 वीक्स हुए हैं ड्रग लेते हुए। इससे आइडिया हो जाता है कि ये ड्रग की वजह से बॉडी के एलर्जिक रिएक्शंस हैं। ठीक है। इसी तरह अगर किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल एक्सपोजर होगा, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में भी सिम्टम्स आ सकती हैं पेन की। ठीक है। आइदर वो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है या फिर पेशेंट का ऑक्यूपेशन ही इस रिलेटेड है कि उसको
बहुत ज़्यादा केमिकल्स इन्वायरमेंट में एक्सपोज हैं और उसको वो इनहेल करने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका ऑक्यूपेशन रिलेटेड हो सकते हैं केमिकल एक्सपोजर्स, या फिर उसको इन्वायरमेंटली एक्सपोजर मिल सकता है केमिकल्स का, ठीक है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं एंड क्रोन डिजीज भी कहते हैं। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है और जो रेक्टम होती है, ठीक है, इन जो ट्रैक्स की लाइनिंग होती है ना, इनमें क्या हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। क्रोन डिजीज के अंदर क्या होता है, ये मोस्टली अफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वॉल्स की, उसके अंदर क्या हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रोन डिजीज, और अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स होती हैं उनमें अल्सर्स हो जाते हैं। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होता है, क्रोन डिजीज भी हो सकती है, और अनदर थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, आर्थराइटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसमें जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, 25% केसेस के अंदर देखा गया, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, और साथ में क्या होता है, आर्थराइटिक कंपोनेंट होता है। स्किन रैशेस किसी किसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है, कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, एंकल हो सकता है, नी हो सकता है जॉइंट, ठीक है। और साथ में उस पेशेंट को मोस्टली हिस्ट्री के अंदर वो बताएगा कि उसे अल्सर्स है जीआईटी में, या फिर उसको इन्फ्लेमेशन है, उसको पैदाइशी तौर पे क्रोन डिजीज है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस से, ठीक है। अनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में मोस्टली जो सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, असेंडिंग इसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, पैरालिसिस हो रही होती है, फ्यूजन हो रही होती है वर्टिब्रास की, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर भी, ठीक है, कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, नी हो सकता है, हिप हो सकता है, ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है। इन दोनों की जो सिम्टम्स है ना वो सेम होती है, एक्सेप्ट जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है इसके अंदर बाउल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने याद रखना है। बाउल सिम्टम्स आते हैं मतलब डायरिया होता है इसके अंदर, एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है। लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के अंदर बाउल सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस का, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो सिम्टम्स है ना ये सेम है। लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर क्या है कि इसके अंदर बाउल सिम्टम्स आती हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के अंदर नहीं आती। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आर्थराइटिस को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आर्थराइटिस को। आर्थराइटिस की भी टू टाइप्स होती हैं, इन्फ्लेमेटरी हो सकती है आर्थराइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, और नॉन इन्फ्लेमेटरी हो सकती है आर्थराइटिस, ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी साइनोवियल मेम्ब्रेन की। आर्थराइटिस की भी जो आगे से टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो आ जाती हैं इन्फेक्शियस आर्थराइटिस एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है, जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीटर्स सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस में क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और उसके बाद में जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। मोस्टली जो बैक्टीरिया काज करते हैं इन्फेक्शियस आर्थराइटिस वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस,
ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स के नाम आपने मस्त याद रखने हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एंड गोनोकोकस, ठीक है, जो कि इन्फेक्शियस आर्थराइटिस को काज करते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये किस तरह बैक्टीरिया स्प्रेड करते हैं ब्लड में। ठीक है, बैक्टीरिया स्प्रेड करते हैं डायरेक्ट, इनका स्प्रेड होता है वो किस तरह हो सकता है, ड्यूरिंग सर्जरी अगर प्रॉपरली इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का काज बनेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, आर्थ्रोस्कोपी जब की जाती है, अगर प्रॉपरली इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज नहीं किया जाएगा तो यही जो इक्विपमेंट्स होती हैं ना यही काज बन जाती हैं इन बैक्टीरिया के स्प्रेड में। तो डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी आर्थ्रोस्कोपी करते हुए, हिमेटोजीनियसली स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्प्रेड हुए हैं मतलब लोकल रीजन में है बैक्टीरिया तो वो क्या करेंगे कि ब्लड सप्लाई में एंटर होंगे और वो हिमेटोजीनियसली डिफरेंट बॉडी की साइड्स पे जाके इन्फेक्शन काज करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या हो सकता है कि पेनिट्रेटिंग वूंड्स, ठीक है, जैसे कि फ्रैक्चर्स में क्या हो रहा होता है कि स्किन रिमूव हो जाती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और बैक्टीरिया इजीली एंटर हो जाते हैं और वो काज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। ठीक है, तो ये 3 रूट्स होते हैं कि किस तरह बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं बॉडी में। तो इन 3 रूट्स के जरिए बैक्टीरिया एंटर होते हैं बॉडी में और इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस जो आर्थराइटिस को हम किस तरह पिन पॉइंट करते हैं, डायग्नोज किस तरह करते हैं कि इस पेशेंट को इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है, तो इसके अंदर आपने मस्ट याद रखना है कि सिंगल, स्वोलन और पेनफुल जॉइंट होगा इसके अंदर। ठीक है, सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होगा, पेनफुल होगा और बहुत ज्यादा स्वेलिंग हुई होगी, पेन होगी पेशेंट को वेट बेरिंग से। ठीक है, इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट को लो ग्रेड फीवर भी होगा। ठीक है, तो ये पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। देन हम डिस्कस कर लेते हैं रिएक्टिव और रीटर सिंड्रोम को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 ट्रायड से हमें कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को रीटर सिंड्रोम है। अब वो ट्रायड क्या होंगे, यूरिथ्राइटिस होगा पेशेंट को मस्टली, कंजक्टिवाइटिस होगा, आइज के अंदर क्या होगी, बहुत ज़्यादा आइज रेडिश होंगी, स्वेलिंग हुई होगी आइज के अंदर। ठीक है, और साथ में क्या होगा कि उस पेशेंट को ओलिगो आर्थ्रोपैथी होगी, इनके मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे जिनकी इन्फ्लेमेशन होगी और पेशेंट बताएगा कि उसको जो माइग्रेटरी पेन होती है, मतलब कि उसको नी में भी पेन होता है, उसे एंकल में भी है, उसे हिप जॉइंट में भी पेन है, मतलब कि एक जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पेशेंट को पेन आ रहा होगा। ठीक है, तो पेशेंट बताएगा कि उसे यूरिनेशन में पेन आता है, उसकी आइज जो है वो रेडिश होंगी, ओलिगो आर्थोपैथी के अंदर उसके जॉइंट्स बताएगा कि उसकी नी में पेन है, एंकल में है, हिप में है। ठीक है, एक ही जॉइंट नहीं बताएगा। ठीक है, तो इन ट्रायड ऑफ सिम्टम से हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को रीटर सिंड्रोम है या रिएक्टिव आर्थराइटिस है। ठीक है, और उसके साथ साथ जब पेशेंट अपनी हिस्ट्री में बताएगा तो वो बताएगा कि उसे जीआईटी, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है। कब, 3 और 4 वीक्स पहले उसको मस्टली ये इन्फेक्शन हुआ होगा। ठीक है, जीआईटी और जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसे मस्ट हुआ होगा 3 और 4 वीक्स पहले। अब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं जो ये साइन एंड सिम्टम्स काज कर रहे होते हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं वो आपने मस्ट याद रखने हैं, साल्मोनेला,
ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। शिगेल्ला, कंपाइलोबैक्टर एंड क्लेमाइडिया। ठीक है, 2 आते हैं एस से, एस और सी से याद रखना है आपने, कंपाइलोबैक्टर और क्लेमाइडिया। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस के अंदर मैंने बता दिया कि क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है, इसके अंदर सिंगल, स्वोलन और पेनफुल जॉइंट होगा। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको मस्त पता होने चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप्स ऑफ द पेन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।